सो हेलो दोस्तों, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अर्श शहबाज एंड माय यूट्यूब चैनल एम वुड। सो मैं बहुत ही आप सबका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करता हूं आज के सेशन से। लाइक बिफोर आई वाज टोल्ड यू अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री। सो हियर इज़ द फर्स्ट स्लाइड ऑफ इट कि मैंने जो पहले करा रखा है आपको। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज़ों का आवागमन कर दिया था और आज हम लोग देखेंगे उसके ही आगे बंगाल पर उसका नियंत्रण। बंगाल पर नियंत्रण करने का उसके कारण क्या था, उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि ये सीरीज़ कैसा चलेगा। ब्रिटिश जो भारत में ब्रिटिश का एक्सपेंशन हुआ वो कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। उन्होंने सबसे पहले इस बंगाल जैसे राज्य में प्रांत में क्यों अपना अधिपत्य स्थापित किया। ओके, और इसके पीछे का रीज़न जानेंगे और उसके विचार को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले बंगाल में नियंत्रण करने का कारण क्या था। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ये उत्पत्ति अधिक और समुद्री तट बंदरगाही क्षेत्र था। ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि ये भारत है और यहाँ पर कहीं बंगाल का क्षेत्र बसता था। तो ये सारा जो होता था आपका ये बंदरगाही क्षेत्र है। ठीक है ना। शिप वगैरह यहाँ से व्यापार करने में सुविधा मिलती थी। तो ये क्षेत्र व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता था। मुगल सत्ता से दूर, यानी कि दिल्ली में कहीं मुगल सत्ता थी। ठीक है ना। दिल्ली में कहीं पर ये मुगल शासक थे और इसका क्षेत्र यहाँ पर था। खनिज संसाधन की उपलब्धता थी। खनिज यानी जो हम लोग उत्पादन करते उसकी उपलब्धता बहुत अधिक थी। स्थानीय राजनीतिक कमजोर थी। स्थानीय यानी कि जैसे कि आप इस तरह के समझिए, कोई छोटा क्षेत्र है, वहाँ पर जो राजनीतिक इकाई है वो कमज़ोर है। दो चार आदमी वहाँ रहता है और वो दो चार आदमी के आपस में ही नहीं बनती है। तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो कमज़ोर है। तो इस तरह ही जो बंगाल की राजनीतिक इकाई थी बहुत ही कमज़ोर थी। एक दूसरे का आलोचना और आपस में युद्ध होता रहता था। ठीक है, नवाबों के बीच में स्थानीय राजनीतिक कमज़ोर थी। उसके बाद एक विशाल उपजाऊ क्षेत्र था। एक विशाल उपजाऊ क्षेत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहीं से आप जानते हैं कि गंगा गुजरती है। ठीक है ना। और लाइक जब भी बाढ़ वगैरह आता है या फिर कोई ऐसा फ्लोट वगैरह आता है जिसके कारण वो दूर से क्या ले आती है, खनिज मिट्टी ले आती है और वहाँ पर ला करके छोड़ देती है। ठीक है ना। वहाँ की मिट्टी को साफ करके ले जाती है, वहाँ पर दूसरी मिट्टी ला देती है। तो इस तरह वहाँ पर एक विशाल खनिज उपजाऊ था। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिश यहाँ पर आने का कारण क्या था। तो सबसे पहले बंगाल में जो 1651 में ब्रिजमैन एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उसके अधीन यहाँ पर 1651 में अंग्रेज बंगाल में अपना प्रथम किला का स्थापना करता है। 1717 में फारूक सियर उस समय नवाब होते हैं। ठीक है, नवाब नहीं होते, सॉरी, मुगल सम्राट होते हैं फारूक सियर। ठीक है। और उसके वजह से यहाँ पर इसको कुछ शाही फरमान मिलता है। शाही फरमान इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि राजाओं के द्वारा कुछ रियायत यानी कुछ लाभ के लिए मिलता है। ठीक है ना। कुछ लाभ के तत्व मिलते हैं तो उसे हम लोग रियायत कह सकते हैं या फिर जो भी आप समझें। तो यहाँ पर फरमान मिलता है फारूक सियर के द्वारा कि आप यहाँ पे मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि अंग्रेज राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाह रहे होते हैं बंगाल में, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्नाटक, हम जानते हैं इससे पहले हम लोग कर्नाटक शायद हमने पढ़ा है इस सीरीज में, नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक हस्तक्षेप करके कैसे इन्होंने आर्थिक लाभ को कमाया था। उस समय जो हेक्टर मुनरो थे, सॉरी, डुब्ले जो फ्रांसीसी अधिकारी थे और गवर्नर थे, और फ्रांस के जो ब्रिटेन के जो थे वो थे उस समय के मैं भूल रहा हूँ, रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है। तो इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप किया और आर्थिक लाभ कमाया था। तो यहाँ पर भी ये लोग चाह रहे थे बंगाल के क्षेत्र में कि हम लोग राजनीतिक हस्तक्षेप करें और आर्थिक लाभ कमाएं। राजनीतिक हस्तक्षेप करने की ये लोग सोच रहे थे। अब देखो उसके कारण क्या हो रहा था।
कारण कब मिला इसे राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए? दो महत्वपूर्ण कारण है। देखो, बंगाल के जो राजनीतिक नवाब थे ना, जो नवाब थे उसमें आंतरिक संघर्ष चल रहा था। जैसे कि आप देखेंगे, हम लोग आगे इसी सीरीज में पढ़ रहे होंगे, आगे वीडियो में पढ़ रहे होंगे कि जब मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खान जब आते हैं तो उसका कोई अपना पुत्र नहीं होता, उसका बेटी का एक पुत्र होता है जिसको हम लोग सुजाउद्दौला के नाम से जान रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो नवाब बनता है, जिससे उसको हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, नवाब के बीच में आंतरिक संघर्ष हो रहा होता है और अंग्रेजों का हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है, ठीक है। अंग्रेजों को यहाँ पर अवसर मिलता है कि हम लोग इस पर हस्तक्षेप करें। अब एक बार हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था, बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था, ये बंगाल है, ठीक है ना। तो बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में दो उच्च अधिकारी होते थे, ठीक है। दो, एक होता था दीवान, ठीक है, और दूसरा होता था सूबेदार, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या था मैं आपको बताऊं तो दीवान होता था वो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था, ठीक है ना। सूबेदार से उससे कोई मतलब नहीं होता था। दीवान वहाँ का देख रेख करता था, कर वसूलता था और कर का कुछ हिस्सा अपने पास रख करके सम्राट को दे देता था, मुगल सम्राट को। और यहाँ पर जो सूबेदार होता था, ठीक है ना, वो सूबेदार जो होता था वो सम्राट के घराने से होता था, सम्राट के घराने से, यानी जो मुगल बादशाह थे उसके घर से कोई एक जो होता था वो सूबेदार बनता था यहाँ पर। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे ये बंगाल एक प्रांत है, ये बंगाल प्रांत है, तो इसमें दो ओहदा बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है ना। एक होता था दीवान, एक होता था दीवान और दूसरा होता था सूबेदार। तो सूबेदार जो होता था वो मुगल साम्राज्य के घराने से होता था और दूसरा जो होता था मुगल सम्राट उसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, चुन करके भेजते थे। ओके, उसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक समय काल ले ले, औरंगजेब 1700 की बात है, इन्होंने मुर्शिद कुली खां को दीवान नियुक्त किया, ठीक है। मुर्शिद कुली खान एक बहुत ही दूरदार्शनिक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, बंगाल का कमान को संभाला, ठीक है। और जो सूबेदार होते थे, सूबेदार जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसके घराने से होते थे, तो मुगल शाह के घराने से होते। तो अजीमो शान जो थे वहाँ के सूबेदार थे और मुर्शिद कुली खां दीवान थे। और ये औरंगजेब मुगल दिल्ली की जो सत्ता पर थे, वो आपका दिल्ली की सत्ता पर काबिज थे। ओके, सो ये मुगल साम्राज्य, ओके, आप लोग सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मैं। ओके, सो दिल्ली पर जो थे मुगल का सम्राट था और ये बंगाल में ये सूबेदार अजीमो शान थे और ये मुगल मुर्शिद कुली खां जो थे वहाँ के दीवान थे। 1717 में मुर्शिद कुली खां का बंगाल का सूबेदार नियुक्त करने के बाद, उसके बाद 1700 में इसकी नियुक्ति हुई और उसके बाद जो 1717 में ना औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में, और 1707 में मृत्यु के जस्ट जो भी बनता है उसके बाद फिर इसको यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। देखो, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो अजीमो शान होते हैं, जो यहाँ के सूबेदार होते हैं, वो उसको बंगाल में मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में उतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है जितना कि दिल्ली में मिलती है। दिल्ली भाई आरामदायक जगह है, दिल्ली दिल वालों का है, तो इसलिए भी यहाँ पर वो रहना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद वो चले जाते हैं दिल्ली और यहाँ पर सूबेदार इसको नियुक्त किया जाता है मुर्शिद कुली खां को, और यहीं से अनुवांशिक यानी कि उसका सत्ता का हस्तांतरण खानदान दर खानदान होता है, ठीक है। फिर मुर्शिद कुली खां के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इनका समयकाल भी बहुत अच्छा रहा है। चौकीदार के विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई की, चौकीदार नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे जमींदार होगा, ठीक है। जमींदार के विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई की और उनकी जमीन को जागीरदार भूमि में बदल दिया गया। जागीरदार भूमि वह भूमि होता है, जागीरदार भूमि हम इसको आगे आपको डिफाइन करते हैं, लाइक जो सरकार के अंतर्गत जो जमीन आ जाती है वो जागीरदार भूमि में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जिसे राज्य की आय में बढ़ोतरी होता है, ठीक है। जागीरदार भूमि में क्या होता है, इसने एक और काम किया था, इसने छोटे किसानों की जो जमीन थी वो उसको सरकार के अधीन कर लिया गया। ओके,
जो व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, उसके अधीन कर लिया गया। छोटे जमींदारों से जमीन ले लिया गया और बड़े जमींदारों को अपने स्थान पर बने रहने दिया, ठीक है ना, ताकि उससे कर की वसूली करता, मतलब कर की वसूली होती रहे। राज्य, इससे क्या होगा कि राज्य का आय में बढ़ोतरी होगी। ओके, इसमें राज्य में आय की बढ़ोतरी होगी ताकि तकावी सुविधा उपलब्ध कराई। तकावी मतलब होता है ऋण, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। राजधानी बदला, राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई और विरोधियों का दमन किया, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी हो तो आसानी से सत्ता पे कायम नहीं हो सकता, इसलिए उसको विरोधियों का सामना करना पड़ा और उसने उसका आसानी से दमन भी किया। मुर्शिद कुली के बाद अलीवर्दी खां आए, जो 1740 से 56 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने भी अच्छे काम किए, राजस्व देना बंद, अच्छे काम इट मीन्स कि अब जो मुगल शासक थे, ठीक है ना, दिल्ली पर, उसको कर देना बंद कर दिया राजस्व की। और राजस्व जो दिया जाता था मुगल को, जो भी एक नियमित रूप से, वो बंद कर दिया। किसने कर दिया? अलीवर्दी खान ने कर दिया। यूरोप की तुलना मधुमक्खी से की। मधुमक्खी इट मीन्स उन्होंने कहा कि अगर जो ब्रिटिश भारत आई हुई है तो इसको अगर छेड़ा नहीं गया तो हम लोग को ये शहद देगी, और अगर छेड़ा तो ये हमें मार मार के मार डालेगी। इसका सीधा सा तात्पर्य था कि ये इनकी चाल को समझते थे। अलीवर्दी खां एक बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति थे। उसके बाद आते हैं सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला जो अलीवर्दी खां होते हैं, उसके कोई पुत्र नहीं होता है। उसकी छोटी, सबसे छोटी बेटी की ये पुत्र होते हैं सिराजुद्दौला। उसका समय काफ़ी कठिन भरा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये अपने पद को संभालते हैं वैसे ही विरोधियों का सामना करना पड़ता है, और विरोधियों ही कौन रहते हैं? इसके अपने होते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे, विरोधियों का नाम पढ़ेंगे। सफदरजंग होते हैं, उसके बाद इसकी मौसी जो होती है घसीटी बेगम, उनका भी यहाँ पर विरोध का सामना किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेजों ने विरोधियों को संरक्षण दिया। अब सजाउद्दौला के जो विरोधी होते हैं उसको यहाँ पर अंग्रेज लोग संरक्षण देते हैं, यानी कानाफूसी करना स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। कानाफूसी, राजनीतिक कानाफूसी। उसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता में, यहाँ पर थोड़ा कुछ मिसिंग है, सॉरी, कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ कि नवाब को गुस्सा आया। आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम का किला है, ठीक है ना, फोर्ट विलियम का किला है, इसकी बंदी स्टार्ट कर दी थी। उसके एक समय आया 20 जून 1756 में, जो सजाउद्दौला ने क्या किया, हमला किया, कासिम बाजार को लूटा और इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और अधिकार स्थापित करने के बाद ये एक ब्लैक होल कांड नाम का एक कांड प्रचलित होता है, ठीक है ना, ब्लैक होल कांड। इसको मैं ऐसे मौखिक रूप में बता देता हूँ। एक छोटा सा कमरा होता है, ठीक है ना, उसमें 146 अंग्रेज को इसमें रखा जाता है, ठीक है। 146 अंग्रेज को यहाँ पर रखा जाता है एक छोटी सी कोठरी में, ठीक है ना, और वो पूरा अंधेरा होता है। सुबह जब इसको खोल करके देखा जाता है तो ये यहाँ पर सिर्फ 23 पीपुल ही जीवित रहते हैं, बाकी सबके सब मर चुके होते हैं, ठीक है ना। ये कहानी कितना सही है कितना गलत, इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्लैक होल कांड जो होता है सजाउद्दौला के समय काल में हो रहा होता है। उसके बाद जब युद्ध जब फोर्ट विलियम पे सजाउद्दौला ने अधिकार कर लिया होता है, उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज मदद की गुहार करते हैं। किससे? जो कर्नाटक पे, जो ये कर्नाटक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्लाइव यहाँ पर क्या कर रहे थे, अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, और उनका नाम बहुत प्रचलित था क्योंकि इन्होंने कर्नाटक युद्ध में बढ़त बनाई थी। इसी को देखते हुए क्लाइव को बुलाया गया, ठीक है ना, अंग्रेजों के द्वारा, कि देखो यहाँ पर हमारे साथ ऐसा ऐसा कांड हुआ है। तो ये क्लाइव जो होता है अपना सेना के साथ चल जाता है बंगाल, और बंगाल में जाते ही इन्होंने क्या करता है, वापस से फिर वो जगह को अपने अंदर ले लेता है। और इसके लिए उसने सजाउद्दौला से एक अलीगढ़ की संधि करती है, जो पहले फारूक सियर के द्वारा जो उसे अधिकार मिला था उसे पुनः वापस मिल जाता है कंपनी को। वो अधिकार क्या था? वो अधिकार था मुक्त व्यापार करना, ठीक है ना। कंपनी को वहां पर मुक्त व्यापार करने की अनुमति थी,
किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो मुगल सम्राट थे, शाह नहीं, सॉरी, मुगल सम्राट, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम था उनका। ओके, सो क्या नाम था, वेट वेट, अनुमानसिक सूबेदार नियुक्त। ओके, सो मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, क्या नाम था, मैं बहुत बहुत अच्छा नाम है, भूल रहा हूँ मैं, इसे बाद में आपको बता दूंगा। ओके, सो खत्म हो गया। ओके, सो तो क्लाइव आता है यहाँ पर। क्लाइव आने के बाद वापस वहाँ पर इन्होंने क्या कर लेता है, अपने पूरे क्षेत्र को वापस ले लेता है, कंपनी के फिर से स्थापित कर देता है। इससे इन्होंने सुजाउद्दौला से अलीगढ़ की संधि की थी, ठीक है ना। ये अलीगढ़ की संधि याद रखना है, जिसमें इन्होंने कंपनी को फिर से वापस वो अधिकार मिल जाता है जो कि उसे पहले मुगल सम्राट के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पहले प्लासी होगा, प्लासी का युद्ध होगा 1757, फिर बक्सर हो 1757 में प्लासी, उसके बाद बक्सर 1764 में होगा। उसके बाद यहाँ पर 64 में, उसके बाद यहाँ पर पूर्ण रूप से बंगाल में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। सो ये थी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो एंड आपको बहुत गाइड मिल रहा होगा। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल mwood and Instagram Arshabaz. You can follow and join us. Okay, so hope you like this video. Thank you so much for watching this video and God bless you all. God bless you all.